हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे एंड हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के इसके क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बिकॉज इसमें ना इन्वायरमेंट और पॉलिटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा है, स्पेशली इन्वायरमेंट सेक्शन का, और वैसे क्वेश्चन हमको कहीं मिलते नहीं है। देखो, और एक चीज़ हमें क्या करनी है कि जितने भी, जैसे हमने दिया था 2024 का एग्जाम, मई के आस जून के आसपास हुआ था एग्जाम, तो अब 2025 में एग्जाम होगा। ठीक है, तो 2024 जून से लेके 2025 मई तक के पहले जो भी एग्जाम हुए होंगे यूपीएससी के, इंक्लूडिंग सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एंड हम लोग जियो साइंटिस्ट 2025 का पेपर कर चुके हैं। तो इस पे हमें सीएपीएफ 2024 और सीडीएस के 2025 और 2024 जो सेकंड वाला हुआ है, और इसमें भी 2025 और 2024 सेकंड वाला, और जियो साइंटिस्ट का अभी जो 9 फरवरी को हुआ था। तो हमारा फोकस रहेगा कि ये हम अच्छे से इनके क्वेश्चन करके जाएं। ठीक है, अब देखो, इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो साइंस वाला मैंने कट कर दिया है क्योंकि अभी यूपीएससी में इतनी डीप साइंस नहीं आती है। तो अभी हम जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, और अगर किसी को साइंस वाले भी समझने हैं तो उसको हम बाद में कर सकते हैं। अगर सीएपीएफ वगैरह का एग्जाम हो तो हम उसके पहले उसको कर सकते हैं, है ना। और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या पूछ सकते हैं कि जिनको ये मिलाना हो। देखो, तो पहला है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज लोकेटेड एट। ये 2022 का हम पेपर कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि 2025 का हमने पेपर किया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 58 में आप एक करेक्शन कर लेना, डॉक्टर विंट्स जो है वो हरमट्टन को कहा जाता है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना, एरर हो गया है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब लाया गया था तो इसको डिमोलिश कर दिया गया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो देखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिनका एक कंपैक्ट और रॉकी स्ट्रक्चर होता है, लाइक अर्थ सरफेस की तरह। और आपके हमारे प्लैनेट में जो होते हैं वो चार: मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। नाउ, तो इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इवन इट इज ऑफ साइंस क्वेश्चन, लेकिन ये साइंस एंड टेक का यूनिवर्स वाले पोर्शन का है, और वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है लास्ट 2-3 साल से। ठीक है, नाउ द प्रोसेस थ्रू विच ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस इज कॉल्ड। एंड ये देखो, पहला होता है, इसमें पहला कह रहा है कि इलुविएशन। एलुविएशन जिसे कह सकते हैं, एंड एलुविएशन का मतलब होता है कि साइडवेज और डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ डिजॉल्व्ड वाटर। साइडवेज या डाउनवर्ड मोमेंट जो होता है आपका डिजॉल्व्ड मटेरियल का विद इन द सॉइल, इसे हम कहते हैं एलुविएशन। और इलुविएशन होता है अक्यूमुलेशन ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल। एंड सॉल्यूबल कंपाउंड्स। डिसिलिकेशन आपका होता है कि सिलिका का सॉइल से रिमूवल जो होता है वो क्या होता है? डिसिलिकेशन होता है। और कैपिलरी एक्शन, देखो, जब हाई टेम्परेचर होगा तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा? वाष्प तेजी से बनेगा। इवापोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से तेजी से होता, और जिसकी वजह से जो होगा वो ग्राउंड वाटर क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट सरफेस पे आ जाएगा, और इसे ही कहते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस, दैट इज कैपिलरी एक्शन। इसका होगा सी। नाउ, which one of the following desert is not located around 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर? एंड इस क्वेश्चन को पता करने के लिए हमें तो पहले देखो, लोकेशन से ज्यादा जरूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ डिजर्ट।
जैसे आपका अटाकामा जो है वो चिली में है, और चिली आपका इधर पड़ेगा जो इसने लोकेशन दी है। कालाहारी जो है, कालाहारी जो है, अगर आप साउथ अमेरिका के इधर आके साउथ अफ्रीका वाला पार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ये बोट्सवाना का कवर करता है, एंड ईस्टर्न थर्ड पार्ट ऑफ नामीबिया का कवर करेगा, और कुछ पार्ट नदर्न केप का कवर करेगा। ठीक है, और ये कालाहारी भी 20 से 30 डिग्री में है। ग्रेट विक्टोरिया भी 20 से 30 डिग्री में है। जो गोबी डेजर्ट है चाइना में, वो 20 से 30 डिग्री के बीच नहीं है। एंड गोबी डेजर्ट अगर आप मैप में देखोगे चाइना में तो 45 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया आपका है ऑस्ट्रेलिया में। लोकेशन भी हमको पता रहनी चाहिए, मिलाने के लिए आता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला है कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमस कंटेंट इज हाई इन द सॉइल। दूसरा है कि ग्लेशियल टिल एक्सिबिट करते हैं डीप होराइजन। तीसरा है ह्यूमस accumulates in cold climate, and fourth is in equatorial climate humus content is high in the soil, and the same statement was asked in 2024 यूपीएससी प्री, जहां पे ट्रॉपिकल सॉइल के बारे में पूछा था। एक एक करके हम देखते चलते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो कि ह्यूमस होता क्या है। देखो, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। ह्यूमस जो है वो डार्क, एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक मटेरियल, जो सॉइल में तब फॉर्म्स होता है जब प्लांट एंड एनिमल मैटर क्या करते हैं, डीके होते हैं। ओवर द टाइम जो प्लांट, पेड़ पौधे और हमारे एनिमल्स है वहां पे जब वो डीकेस करते हैं तो ह्यूमस फॉर्म होता है। जैसे मान लो जब प्लांट जो है वो अपनी पत्तियां गिरा रहा है या टहनियां गिरा रहा है और अदर मटेरियल टू द ग्राउंड, फिर ये सब क्या होंगे, इकट्ठे होने लगेंगे, और इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, लीटर। और जब एनिमल्स भी मरने लगते हैं तो इनके रिमेन्स क्या होते हैं, लीटर में ऐड हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब समय बढ़ता जाएगा तो ये सब डिकम्पोज होते जाएंगे। ठीक है, और ये डिकम्पोज होके अपने बिल्कुल बेसिक केमिकल एलिमेंट में आ जाते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं, जो डिकम्पोज होने के बाद आपका थिक या ब्लैक सब्सटेंस बनता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमस। और जो आपके कीड़े मकोड़े अर्थवॉर्म होते हैं वो हेल्प करते हैं कि ह्यूमस जो है वो सॉइल के मिनरल में मिक्स हो सके। ह्यूमस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, जो न्यूट्रिएंट का काम करता है बहुत सारे प्लांट्स के लिए। नाउ कह रहा है कि इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमस कंटेंट इज हाई इन द सॉइल। नहीं, देखो, जब ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि ह्यूमस का ब्रेक डाउन तेजी से होने लगेगा। ठीक है, तो ह्यूमस कंटेंट यहाँ ज्यादा नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन अभी हम बाद में देखेंगे। ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट, और तीसरा चौथा कह रहा है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ह्यूमस कंटेंट इज हाई इन द सॉइल। नहीं, इक्वेटोरियल में भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगी और ह्यूमस कंटेंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो वहां टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर के लो होने के कारण क्या होता है, ह्यूमस जो है वहां तेजी से अक्यूमुलेट होने लगता है ओवर द टाइम। ठीक है, तो इसमें ये आपका सही होगा सी। एंड बी इसमें था कि ग्लेशियल टिल एक्सिहिबिट डीप होराइजन। तो देखो, ग्लेशियल टिल का मतलब होता है जो आपका डिपोजिशन होता है ग्लेशियर के द्वारा, और वो अनसॉर्टेड मटेरियल का होगा। मतलब वहां पे कुछ बोल्डर बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो इसे टिल कहेंगे। और अगर कुछ बोल्डर जो है सेम साइज के हैं, कुछ फाइनर साइज के हैं, मतलब एक उसमें कंसिस्टेंसी दिख रही है, तो उसे हम कहेंगे आउटवाश। और ये डीप होराइजन एक्सिहिबिट नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी गलत है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बेंथोज? तो सो बेंथोज के बारे में हमें जानना है। पहला कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द ओशियन वाटर। सो जो ओशियन वाटर पे फ्लोट करते हैं ये होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन। और सेकंड है कि एनिमल्स जो वाटर में भी तैरते हैं, तो कोई भी मतलब एनिमल वाटर में तैर रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कि एक्वेटिक लोकोमोशन हो रहा है, और वो जनरली उनके लिए कोई टर्म नहीं है। ठीक है, और चौथा हम पहले देखते हैं कि ये क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फ्लोट ऑन द ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर पे जो तैरते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांक्टन। ठीक है, तो अगर ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और अगर एनिमल्स होते हैं तो वो जूप्लैंक्टन्स होते हैं। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल विच लिव ऑन द ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर पे जो भी प्लांट एंड एनिमल रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बेंथोस या बेंथिक। ठीक है, तो इसका आपका क्या, बेंथोस का क्या मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय। तो पहला कह रहा है कि एडिंग द डेथ रेट
and birth rate, multiplying the death rate and birth rate, dividing the death rate by birth rate, subtracting the death rate by birth rate जो है उसे ही हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या नेचुरल पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, और ये आपका CAPF 2020 में भी आया था। देखो हम पेपर कर रहे हैं जियो साइंटिस्ट का और इसके पहले भी आया हुआ है। ठीक है, मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने पेपर सारे एग्जाम के लगाए हुए हैं। वोल्गा-री ड्रेन्स इनटू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज, तो वोल्गा-री कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। चाबार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये हमेशा न्यूज में रहता है। चाबार पोर्ट ईरान में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटेड बाय कोरल्स, कोरल्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, सुंदरबन, अंडमान एंड निकोबार। सुंदरबन आपका जो है वो मैंग्रोव के लिए फेमस है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में हमारे कोरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, और उसके बाद आप आओगे इधर, अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आप आओगे मालवा प्लेटू, फिर लक्षद्वीप, और फिर ऐसे करके आप आओगे तो यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार, एंड फिर ऐसे करते करते अंडमान और निकोबार। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं, सुंदरबन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये हमने कल भी किया था। तो इसमें लैंडलॉक्ड कौन सा है, लीबिया, अंगोला, गैबॉन, ये सब जो है समुद्र से टच कर रहे हैं। लैंडलॉक्ड है माली कंट्री। Which one of the following plants is located near बाबा बुदान हिल्स, तो बाबा बुदान हिल पहले हमको पता होना चाहिए कहाँ है, और ये क्वेश्चन है आपका इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी का। ठीक है, बाबा बुदान हिल पड़ेगा आपका कर्नाटका में, और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट जो इनिशियली इसका नाम था मशहूर आयरन एंड स्टील वर्क इज लोकेटेड, ये क्लोज है आपका आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ केमनगुंडी इन द बाबा बुदान हिल। बाकी आपको पता ही होगा कौन कौन से कहाँ पे हैं। भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, एंड राउरकेला पता होगा, दुर्गापुर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। राउरकेला है आपका उड़ीसा में और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। नाउ नामचिक नामफुक एरिया आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस। देखो अगर हमें कोल फील्ड इंडिया में कहाँ कहाँ है उनके नाम पता होंगे, कहाँ कहाँ एग्जैक्ट उनकी हमें लोकेशन पता होगी। ये क्वेश्चन है आपका कि नमचिक नामफुक एरियाज, ये देखो अपर पार्ट ऑफ आसाम अरुणाचल प्रदेश में है ये, और ये कोल के लिए फेमस है। ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन से कोल के एरिया हैं, तो पहले आप जान लो कि एक है आप, अगर हम कोल की बात करें, ठीक है, तो गोंडवाना कोल फील्ड है छत्तीसगढ़ में, और कहाँ पे है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, सरगुजा में है, जोहिला में है। ठीक है, जिन मेजर जो कोल फील्ड है उनके नाम झारखंड वाले के क्या हैं, झरिया, बोकारो, अगर आ गया एग्जाम में कि झरिया, बोकारो, गिरडी और कर्णपुरा ये किस चीज के नाम है, तो आंख बंद करके लगाना है कि दे आर कोल फील्ड। ठीक, कहाँ पे है, ये झारखंड में है। उसके बाद जो है वो आपका उड़ीसा में है, तालचेर फील्ड, और ईब रिवर कोलफील्ड भी उड़ीसा में है। और उसके बाद जो है आपका मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, सिंगरौली यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और सोहागपुर, सिंगरौली, सोहागपुर, उमेरिया, उमरिया, ये जो है आपके ये है मध्य प्रदेश में कोलफील्ड। नाउ आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से हैं, सिंगरेनी, सिंगरेनी और कोठागुड्डम, ये हैं आपके आंध्र प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है। ठीक है, अगर आ गया कि रानीगंज किस चीज के लिए फेमस है, तो इसके लिए फेमस है। एंड उत्तर प्रदेश में कोल रिजर्व्स नहीं होते हैं। स्मॉल पोर्शन जो सिंगरौली फील्ड का है वो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। और टर्शियरी माकुम कोल फील्ड जो है, अगर माकुम क्या है तो वो कोल फील्ड है, कहाँ पे है, आसाम में है। और अरुणाचल प्रदेश में जो अपर आसाम कोल बेल्ट उधर एक्सटेंड करेगा, नामचिक नामफुक कोल बेल्ट जो पूछा गया, तो इसका बी सही है। ठीक है, कालाकोट आ जाएगा तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, वो भी कोल फील्ड है। एंड
बस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर इसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया का मैप पता होना चाहिए, राइट। और ऑस्ट्रेलिया का मैप ऐसे है, और इधर है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इधर है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद में सिडनी। ठीक है, तो इसके ईस्ट में आपका सिडनी पड़ेगा। नाउ, which one of the following electromagnetic radiation in sunlight is considered to be the main cause of skin cancer? And ये कई बार हमने ओजोन डिप्लेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज जब आती हैं उसकी वजह से होता है सनबर्न एंड ब्लिस्टरिंग, एंड उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। As per the Safe Drinking Water Guideline issued by Bureau of Indian Standard, Government of India, what is the acceptable pH value of drinking water? pH वैल्यू का ये मतलब होता है, pH एक स्केल होती है जिसपे अगर हम किसी को मेजर करते हैं, किसी सब्सटेंस को, एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर उसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक आ रही है तो वो एसिडिक है, और 7 आ रही है, 7 से कम, मान लो 1 से लेके 6.9 आ रही है तो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से 14 के बीच में है तो बेसिक है। और जनरली वाटर को माना जाता है कि न्यूट्रल है, लेकिन एक्सेप्टेबल पीएच वैल्यू क्या होती है ड्रिंकिंग वाटर की, और ये कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 के बीच में। ठीक है। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ वायरस? पहला है कि वायरस इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा है कि इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तीसरा है कि इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, एंड फोर्थ इज इट कैन जनरेट इट्स ओन एनर्जी। देखो, इसमें पूछ रहा कि क्या करेक्ट है, तो वायरस क्या फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? नहीं। ठीक है, वायरस को जनरली नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। दूसरा है कि इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो ये सही है। तीसरा है कि वायरस कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की जरूरत होती है, और वायरस जो है दे लैक राइबोसोम, तो दे कांट सिंथेसाइज प्रोटीन, और इसी वजह से वो अपनी खुद की एनर्जी नहीं जनरेट कर सकते, उन्हें होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी, इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जब ये होस्ट सेल में जाएंगे तो होस्ट सेल के राइबोसोम का यूज करेंगे ताकि ये एमआरएनए को कन्वर्ट कर सके प्रोटीन में। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट है आपका कि आर्सेनिक एंड जिंक ओनली। सी, आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक रोकता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो पहला हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया। और आयरन और जिंक जो है ये हेल्प करते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन में, तो इसका बी सही हो जाएगा। नाउ, फूड्स लाइक मर्गराइन, फ्राइड फ्रूट, fried foods, cookies, chips, snack foods are considered as unhealthy. Which one of the following variety of fats found in all of these foods is most harmful? तो किस किस चीज में कौन कौन सी फैट पाई जाती है ये चैनल पे शेयर हो जाएगी, फिर भी यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। देखो, ट्रांस फैट जो होता है वो मोस्ट डेंजरस फैट होता है, जो हमारे चॉकलेट्स में, शॉर्टेनिंग में, आइसक्रीम में, बिस्किट में, केक्स में, ब्रेकफास्ट सीरियल में, बर्गर्स में, ब्रेड्स में, बन में, फ्रेंच फ्राइज में, पेस्ट्रीज में, फ्राइड चिकन में, पिज्जा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांस फैट। नाउ, ट्रांस फैट कब बनता है? जब आपका जो लिक्विड आयल्स है उसको बदल दिया जाता है सॉलिड फैट्स में, और ये क्या होते हैं? ट्रांस फैट को जनरली कहा जाता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है, बस। अब ये आपके हेल्थ को कैसे, क्योंकि ट्रांस फैट जो है वो आपका इंक्रीज कर देता है एलडीएल, और एलडीएल जो है वो आपका होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है मतलब एचडीएल, इसको क्या करता है? कम कर देता है, और जिसकी वजह से आपका आर्टरीज ब्लॉक हो सकता है। नाउ, देखो, अब ये सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट हम जान लेते हैं। तो मोनो और पॉली जो है इजी है, सैचुरेटेड विथ अनसैचुरेटेड फैट। देखो, सैचुरेटेड फैट का ये मतलब होता है कि जनरली वो फैट्स जो आपके लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, सॉरी, सैचुरेटेड फैट्स में वो फैट जो जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और द मोस्ट कॉमन सोर्स इनका क्या होता है? मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट, विच इज गुड।
अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जो जनरली रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स हो गया, फिश हो गया, है ना। और अनसैचुरेटेड में ही दो आपके होते हैं, एक होता है मोनोसैचुरेटेड और एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड जो है वो बेसिकली आपका रेड मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, और पॉली अनसैचुरेटेड जो है वो ओमेगा 6 कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड, पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर में पाया जाता है। ये देखो मैंने गलत बोल दिया था, जनरली गुड कौन सा होगा आपका, जो सॉलिड रूम टेम्परेचर पे नहीं, जो लिक्विड होगा ना, तो अनसैचुरेटेड क्या होंगे, ये जनरली गुड होंगे। सैचुरेटेड वाले तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली रिच इन प्रोटीन। तो इसमें तो कंफ्यूजन होगा नहीं, लेंटिल जो होता है आपका दाल, वो ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें। योगर्ट, दही में भी प्रोटीन होता है, एग में भी प्रोटीन होता है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल जनरली जो ये हैं, ये जनरली ज्यादा होते हैं विटामिन में, मिनरल में, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट में। ठीक है, नॉट कुछ है तो ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष इनिशिएटिव। तो पहला पढ़िए आप, इसमें क्या लिखा है, एलोपैथी, यूनानी एंड योगा। दूसरा है होम्योपैथी, यूनानी एंड योगा, एलोपैथी एंड होम्योपैथी, एंड एलोपैथी, होम्योपैथी एंड। देखो आयुष, पहले तो ये क्या पूछ रहा है, देखो आयुष एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2014 में, बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अभी 2021 में ये न्यूज में था, नेशनल मिशन आयुष को गवर्नमेंट ने फिर कंटिन्यू करने का प्लान बनाया है 2026 तक। आयुष, AYUSH, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा एंड होम्योपैथी। एलोपैथी इसमें नहीं आता है, ठीक है, तो एलोपैथी काटो, होम्योपैथी, यूनानी एंड योगा ओनली। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने से बच गया। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि हमें एक्सपेंशन करना है। कब आया था ये, 12th प्लान के समय। और मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री भी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका मतलब हमें आयुष सेक्टर का एक्सपेंशन करना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पैरामीटर आर कंसिडर्ड व्हाइल डिराइविंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 2014 में, ठीक है। और बेसिकली इसको डेवलप किया था CPCB ने, और ये AQI आपका बेस्ड है ऑन 8 पॉल्यूटेंट। 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, देखो, पर्टिकुलेट मैटर PM10 जिसका डायमीटर हो 10 से मिलीमीटर से कम, PM2.5, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। एंड पर्टिकुलेट मैटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं। अब हमें देखना है कि एक बचा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर ओनली, और बचा पर्टिकुलेट मैटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड ओनली। तो पर्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड थे आपके, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका C। कोवैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन इज और ये कई बार नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है, और ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट कैरी द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो पहले तो आपको देखो, इसमें हमें टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से कौन कौन से हेल्थ रिस्क इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, मतलब किस किस डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो है हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में आपको पता होगा कि MRI भी एक प्रकार का टेस्ट होता है जो
ऑर्गन इनसाइड द बॉडी के लिए होता है, और ये किसका यूज करता है? एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये यूज करता है आपका रेडियो वेव का। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जब ये रेडियो वेव का यूज करता है तो इसमें कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होता है, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया या एक्सरे हो गया, तो उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो एमआरआई इसमें इसमें नहीं होता है, किसमें होगा? सीटी स्कैन एंड एक्सरेज में। नाउ, a bunch of old letters originally published in 1958 is a collection of letters written to by and ये एक किताब है रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ये कलेक्शन ऑफ लेटर है जो नेहरू जी ने लिखा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बिटवीन 1928 से 1993 के बीच में, जब वो वेरियस जेल में थे फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और ये एक सर हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि ये बुक पढ़नी चाहिए, कि एक फादर और डॉटर के बीच का संवाद कैसा होता है। लोकल बॉडीज पहले फर्स्ट फॉर्म्ड इन ब्रिटिश इंडिया बिटवीन 1864 से 1868 वर प्रिसाइडेड बाय। तो 1858 के चेंजेस जब आप पढ़ोगे तो उसमें पता होगा कि इनिशियल लोकल बॉडीज जो थी, जब चेंजेस हुए थे 1864 से 68 के बीच में, वो बेसिकली क्या थी, जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर थे और दे वर प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राजा गुलाब सिंह acquired the कश्मीर by, तो ट्रीटी ऑफ कश्मीर, नहीं नहीं सॉरी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सॉरी। The practice of sati was outlawed in 1829 by which one of the following regulation? रेगुलेशन कौन सा हुआ था? 17वां हुआ था। किसके द्वारा? जो उस समय के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अंग्रेज केवल बदनाम है, इन्होंने अच्छे काम बहुत किए हैं। नाउ, which one of the following was one of the major currencies in circulation in India when the East India Company first considered the introduction of uniform currency? अवध सिल्वर रूपी, आरकोट सिल्वर रूपी, मद्रास सिल्वर रूपी, और इसका आंसर होगा मद्रास सिल्वर रूपी। Now, who among the following established the Public Works Department in India? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, बाकी के बारे में आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। अगर देखो, अगर हम एक एक बेंटिक, डलहौजी, कार्नवालिस सबका एक एक का बताते चले ना, तो ये वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा। विच वन ऑफ द, कहीं पे अगर इस तरीके का एक्सप्लेनेशन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम समझ सकते हैं, बाकी ये सब थ्योरी है। जैसे बेंटिक ने सती रेगुलेशन लगाया या कार्नवालिस ने जो भी किया, वो आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा स्पेक्ट्रम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तूफान दल ऑफ 1943 इज नॉट करेक्ट? पहला तो ये देखो, तूफान दल क्या था? जब पैरेलल गवर्नमेंट बन रही थी, तो ये जतिया सरकार जो बनी थी, प्रति सरकार, जो महाराष्ट्र में प्रति सरकार बनी थी, ये उसका एक फैक्शन था तूफान दल। ठीक है, नाउ पहला है कि दे ब्लो अप रेलवे ब्रिजेस, दे रैन पीपल कोर्ट, दे ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्टिव वर्क, दे वर पार्ट ऑफ प्रति सरकार। अच्छा ये बताओ, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें ये रॉन्ग होगा, बिकॉज इनका बिल्कुल रेबिलियन वाला काम था। ठीक है, इसमें सी हो जाएगा रॉन्ग। नाउ, हु वर द पहरियाज? देखो, पहरियाज जो थे वो आपके क्या थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले, कहाँ पे? राजमहल हिल में थे। ठीक है, दे वर द फॉरेस्ट ड्वेलर ऑफ राजमहल हिल। कल्टीवेटर ऑफ डिकान, नो। लैंडलेस लेबरर वर्किंग अंडर जमींदार, नो। स्टोन कटर्स, नो। इसका है फॉरेस्ट ड्वेलर ऑफ राजमहल हिल। Which one of the following caused the ruin of rural artisan industry in 19वीं सेंचुरी में? पहला है कि प्रमोशन ऑफ अर्बन क्राफ्ट्समैन, फ्लडिंग ऑफ इंडियन मार्केट विथ
Machine produce good on a mass scale, promotion of expensive silk and woolen good, import of raw materials from the Britain at high prices. पहले तो अगर अर्बन क्राफ्ट्समैन का प्रमोशन होगा तो ये अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। सिल्क या वुलन गुड का भी प्रमोशन हो रहा है तो भी ये अच्छा है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन एट हाई प्राइसेस, ये गलत है। जो इंडियन मार्केट था वो फ्लडेड हो रहा था ऑन द मास स्केल फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स से, ठीक है, जिसने कॉज किया किसको, रूइन ऑफ रूरल आर्टिजन इंडस्ट्री को। और इसका पहला हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम बॉम्बे। तो पहला जो है वो सोम प्रकाश नेशनल न्यूज़पेपर कहाँ से था, बंगाल से था, है ना। अकबरे एम कहाँ का था, लखनऊ से था। रस्त गुफ्तार जो है वो एंग्लो गुजराती पेपर था जो बॉम्बे में ऑपरेट कर रहा था, और 1854 में इसे दादा भाई नरोजी एंड खरशेजदी कामा ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर सबसे पहले रस्त गुफ्तार इसका होगा, बी होगा इसका आंसर। और एडवोकेट जो है वो आपका लखनऊ से पब्लिश हो रहा था। ये अकबरे एम लखनऊ से नहीं, ये पंजाब से था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रस्त गुफ्तार। नाउ, as compared to natural greenhouse effect, the enhanced greenhouse effect referred to increase in the average surface temperature of the earth due to volcanic activity, warm ocean current, sunspot, anthropogenic activity। इनहेंस्ड ग्रीन, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसके कारण तो होता है ये, लेकिन ह्यूमन के कारण भी होता है, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। नाउ, टर्म्स ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक, इयोट्रॉफिक, और ये सब टर्म्स यूज किए जाते हैं आपके लेक के लिए, ठीक है। और इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम। ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड इयोट्रॉफिक। तो सबसे पहले हम ओलिगोट्रॉफिक समझते हैं, ठीक है। देखो, ओलिगोट्रॉफिक का ये मतलब होता है वो लेक या वाटर जहां पे रिलेटिवली लो प्रोडक्टिविटी होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू द लो न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द लेक। और यूजुअली जो वाटर्स होगा इस लेक का क्लियर होता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लो प्रोडक्टिविटी होगी तो अलगाई का ग्रोथ क्या होगा, लो होगा, और इसकी वजह से वाटर में सनलाइट जो है आराम से आएगी, ये वेल ऑक्सीजनेटेड होंगे आपके। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन्स में। अब थोड़ा सा हम बीच में आएंगे, मीजोट्रॉफिक। तो यहाँ पे है कि जहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मीजोट्रॉफिक लेक्स, जहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट का लेवल जो है वो मीडियम होता है, ठीक। और फिर हम आएंगे इयोट्रॉफिक लेक में। मतलब इसका मतलब ये है कि यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी एनवायरमेंट में, जहाँ हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, और यहाँ अबंडेंस ऑफ प्लांट होता है बिकॉज ऑफ रिच न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूशन, और जिससे जो है अलगम ब्लूम इसे कहते हैं, बहुत ज्यादा अलगाई प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम, मतलब इतना ज्यादा अलगल ब्लूम होता है, प्लांट्स भी ज्यादा उगते हैं, अलगल ब्लूम्स भी होता है, तो इसकी वजह से यहाँ के जो फौना है ना वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, इट इज नॉट गुड, ठीक है। और इनका हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, लेक के लिए। द टर्म बायोटोप रिफर्स टू, तो तो बायोटोप आपका क्या होता है, जो होमोजेनियस सेट होता है फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन का इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। और a juvenile ecosystem is characterized by energy usage which is primarily directed towards। और यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्न जो अध्यायवार होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्चुअल आईएएस लेके आए हैं नज 100। नज 100 में आपको टॉपिक वाइज 100 पेपर्स मिलते हैं जो कि प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको
अप्रॉक्सीमेट 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। पूरे 100 पेपर होंगे, जिसमें कई पेपर होंगे जिनमें पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी सभी में 50 प्रश्न होंगे। टॉपिक वाइज हैं, आपका कोई भी एरिया छूटेगा नहीं, गहराई से आपकी तैयारी होगी। जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है दैट इज इवन सुपीरियर टू यूपीएससी लेवल। तो आप लोग यूपीएससी प्री में अगर अपना समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना चाहते और पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए नज 100। तो देखो जुवेनाइल इकोसिस्टम क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो, इसमें एक टर्म आ रहा है बार बार, बायोसिनोस आ रहा है, ठीक है। तो बायोसिनोस का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लो। ऊपर हम लोगों ने देखा था बायोटोप। इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटोप, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, और चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। और दूसरा होता है बायोसिनोस। बायोसिनोस का ये मतलब होता है जो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नाउ जुवेनाइल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ ग्रोथ को प्रदर्शित कर रहा है ना, जुवेनाइल जो फेज होता है। तो ये इसमें कह रहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी यूसेज व्हिच इज प्राइमरली डायरेक्टेड टूवर्ड। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। नाउ which one of the following result due to the edge effect between the cold and warm ocean current। इसमें कह रहा है कि अगर कोल्ड, देखो एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बाउंड्री ऑफ दो या दो से अधिक हैबिटेट्स पे जो है चेंजेस इन द पॉपुलेशन आ रहा है, तो अगर ये कोल्ड और वार्म ओशियन वाटर्स कहीं मिलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन एरिया, नो। डिक्रीज इन मसल पॉपुलेशन इन द एरिया, नो। डिक्रीज इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द एरिया, नो। डेवलपमेंट ऑफ डेंस फाइटोप्लैंक्टन रिच इन द डाई एटम्स होता है। नाउ सॉइल विच रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स आर ऑलवेज। ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ दो, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि फर्न हॉर्सटेल ग्रो वेल इन, और ये जनरली ग्रो होते हैं एसिडिक सॉइल में। ये भी यूपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब एक्सट्रीम साइंस के क्वेश्चन है। देखो दो होता है, एक होता है लेंटिक और एक होता है लोटिक। तो देखो लेंटिंग का मतलब ये होता है जहां पानी क्या होता है, स्थिर रहता है, और लोटिक का मतलब ये होता है कि रनिंग वाटर, जहां पे इंटायर जो बॉडी ऑफ, एक सेकेंड, ये टैब ना बीच बीच में रोटेट कर जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड लेंटिक और लोटिक में हम ये बता रहे थे कि लेंटिंग क्या होता है, आपका स्टैटिक वाटर होता है, और लोटिक क्या होता है, रनिंग वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया स्प्रिंग, हो गया स्ट्रीम, हो गया या रिवर हो गया, ठीक है। तो लोटिक फेसिस रिवर्स एंड स्ट्रीम होगा इसका। नाउ अजेटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रिडियम, ये हमने कल किया था कि अजेटोबैक्टर और इनका काम क्या होता है। अजेटोबैक्टर पहले भी आया है कि अजेटोबैक्टर जो है ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं, और जो क्या करते हैं, आपके गैसियस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, है ना, कल हमने किया था ये। जब कोई भी दो स्पीसीज कैन वेरी वेल इग्नोर ईच अदर टोटली, ईच रिमेनिंग परफेक्टली न्यूट्रल, causing no advantage or inconvenience to its neighbor, their relationship is termed as। तो पहले तो हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखो अमेंसलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म का मतलब ये होता है आपका कि अगर ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है दो स्पीसीज के बीच में, जहां पे क्या होता है, एक क्या होते हैं, एक का घाटा होता है और दूसरी क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पेनिसिलिन ले रहे हैं किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया मर रहा है और पेनिसिलिन को कोई नुकसान हो नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। मतलब एक को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, और दूसरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें समझना है कि कमेंसलिज्म क्या होता है। तो देखो कमेंसलिज्म में ये होता है कि एक स्पीसीज जो है वो फायदे में रहती है विदाउट हर्टिंग द सेकेंड वन,
इसका मतलब ये है, जो जैसे चिड़िया जो है वो घोंसले में रहती है बिना उसको परेशान किए, है ना। तो ट्री जो है वो मतलब चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ के घोंसले में। तो इससे क्या होता है कि ट्री जो है वो हार्म तो हो नहीं रहा है नेस्ट की वजह से। तो ये हो गया आपका कमेंसलिज्म। नाउ म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जहां दोनों स्पीसीज जो है उनको एक दूसरे से फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका बीज हो गए और फ्लावर हो गए। बीज क्या कर रहा है, फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, और फ्लावर जो है वो कलेक्ट कर रहा है नेक्टर को। तो यहाँ पे आपका बचा क्या कि एक दूसरे को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बचा आपका सिम्बायोसिस। ठीक है, बाकी सब में क्रियाएं हो रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज टू बायोस्फीयर। ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ स्पीसीज आपका पाया जाता है इंसेक्ट्स में। The ultraviolet solar radiation are largely absorbed by carbon dioxide and nitrogen, oxygen and carbon dioxide, oxygen and ozone, nitrogen and ozone. आपको पता होगा कि अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन जब आती है तो मोस्टली ऑक्सीजन और ओजोन के द्वारा क्या हो जाती हैं, ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड ओजोन। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, ये स्कैटर कर सकते हैं कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है आपका O2 वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 100 से 200 नैनोमीटर के आसपास, और O3 जो है वो 200 से 300 मीटर के आसपास, 30 से 70 किलोमीटर के बीच में। नाउ अब क्या है, एक सेकंड, ओके ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको हटाते चलेंगे। The incident solar radiation is trapped by constituent of the atmosphere and reflect it partly toward the earth. तो जो अर्थ से एमिटेड रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेव होता है, और जो अर्थ की तरफ आता है वो क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर आर, तो इसमें आपकी कौन कौन सी गैस होती है जो वेरिएबल ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। Which one of the following is not correct in the term of greenhouse effect? Nitrogen and oxygen are poor absorber of shortwave solar radiation. Clouds are poor absorber of earth radiation. The most earth radiation that escape to space is in a narrow band from 8 से 13 micrometer. More than 70% of atmospheric radiant energy is directed back to the surface. इसमें पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। देखो, क्लाउड्स जो होते हैं वो पुअर ऑब्जर्वर होते हैं अर्थ रेडिएशन के, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना, जितनी भी हीट होती है। और मोस्ट अर्थ रेडिएशन दैट स्केप टू स्पेस इज अ नैरो बैंड फ्रॉम 8 से 13 माइक्रोमीटर, ये भी सही है। और 70% जो एटमॉस्फेरिक रेडिएंट एनर्जी निकलती है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाती है, अकॉर्डिंग टू अर्थ हीट बजट जब हम पढ़ते हैं तो। और पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर पुअर एब्जॉर्बर, नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दे आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डे टाइम हीटिंग एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ। और ये बात कर रहा है आपका अर्थ के हीट बजट की। पहला है कि हाईएस्ट जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो यूजुअली अकर होता है सेवरल आवर्स आफ्टर द टाइम ऑफ मैक्सिमम सोलर इनपुट। देखो, मैक्सिमम सोलर इनपुट का टाइम जो होता है वो दोपहर में होता है, लेकिन चूंकि जो अर्थ है वो सोलर इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करने में टाइम लेती है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कुछ घंटे बाद होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन अकर्स अबाउट एन आवर एंड हाफ आफ्टर एंड सनसेट, नहीं, ये गलत कह रहा है। तीसरा है कि एक्सटेंट ऑफ डेली लैग इन द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरीज, हाँ, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ जो डेली लैग होता है मैक्सिमम टेम्परेचर में वो आपका डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ है, उस समय वेदर कंडीशन कैसा है, मतलब क्लाउड की कवर की कंडीशन कैसी है, ग्राउंड सरफेस कैसा है, सॉइल कैसा है। तो ये भी सही है आपका। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन कवर रिड्यूस करता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये भी सही है।
बिकॉज प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की जो कैनोपी है वो शेड प्रोवाइड करेगी और एयर को क्या करेगी, इवो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से कूल करेगी। ठीक है, तो इसमें नॉट करेक्ट कह रहा है तो केवल इसमें बी हो जाएगा। नाउ ड्यू पॉइंट पे सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट दैट। तो देखो ड्यू पॉइंट पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ड्यू पॉइंट होता क्या है ना। ये वो टेम्परेचर होता है आपका जिसपे एयर नीड्स टू बी कूल। एयर, देखो ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे एयर को ठंडा हो जाना चाहिए ताकि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% की अचीव कर ले। इसका मतलब ये है कि एयर अब यहाँ पे क्या है, और ज्यादा पानी नहीं होल्ड कर सकती। अब ये एयर जो है ये कंडेंसेट होना शुरू कर देगी लिक्विड फॉर्म में, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड सरफेस हैज बिकम कोल्ड इनफ टू कंडेंसेट, और इसका हो जाएगा आपका पहला सही। देयर इज थॉरो मिक्सिंग ऑफ द एयर, नो। इवेपोरेशन हैज एक्सीडेड कंडेंसेशन, नो। एंड फोर्थ है नाइट टेम्परेचर इज वार्म, नो। नाउ which one of the following has not been attributed to El Nino during the early 1980s? The warmest winter in the eastern US during the last 25 years, drought in Southeast Africa, Australia, New Zealand, Southeast Asia, prolific growth of coral reef in the Pacific Ocean, increased incident of bubonic plague in the southwestern United States. क्वेश्चन नंबर 71 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डे टाइम हीटिंग एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ। और ये बात कर रहा है आपका अर्थ के हीट बजट की। पहला है कि हाईएस्ट जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो यूजुअली अकर होता है सेवरल आवर्स आफ्टर द टाइम ऑफ मैक्सिमम सोलर इनपुट। देखो मैक्सिमम सोलर इनपुट का टाइम जो होता है वो दोपहर में होता है, लेकिन चूंकि जो अर्थ है वो सोलर इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करने में टाइम लेती है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कुछ घंटे बाद होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन अकर्स अबाउट एन आवर एंड हाफ आफ्टर एन सनसेट। नहीं, ये गलत कह रहा है। तीसरा है कि एक्सटेंट ऑफ डेली लैग इन द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरीज। हाँ, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ जो डेली लैग होता है मैक्सिमम टेम्परेचर में, वो आप पर डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ है, उस समय वेदर कंडीशन कैसा है, मतलब क्लाउड की कवर की कंडीशन कैसी है, ग्राउंड सरफेस कैसा है, सॉइल कैसा है। तो ये भी सही है आपका। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन कवर रिड्यूस करता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये भी सही है। बिकॉज प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की जो कैनोपी है वो शेड प्रोवाइड करेगी और एयर को क्या करेगी, इवो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से कूल करेगी। ठीक है, तो इसमें नॉट करेक्ट कह रहा है तो केवल इसमें बी हो जाएगा। नाउ ड्यू पॉइंट पे सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट दैट। तो देखो ड्यू पॉइंट पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ड्यू पॉइंट होता क्या है ना। ये वो टेम्परेचर होता है आपका जिसपे एयर नीड्स टू बी कूल। एयर, देखो ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे एयर को ठंडा हो जाना चाहिए ताकि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% की अचीव कर ले। इसका मतलब ये है कि एयर अब यहाँ पे क्या है, और ज्यादा पानी नहीं होल्ड कर सकती। अब ये एयर जो है ये कंडेंसेट होना शुरू कर देगी लिक्विड फॉर्म में, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड सरफेस हैज बिकम कोल्ड इनफ टू कंडेंसेट, और इसका हो जाएगा आपका पहला सही। देयर इज थॉरो मिक्सिंग ऑफ द एयर, नो। इवेपोरेशन हैज एक्सीडेड कंडेंसेशन, नो। एंड फोर्थ है नाइट टेम्परेचर इज वार्म, नो। नाउ which one of the following has not been attributed to El Nino during the early 1980s? The warmest winter in the eastern US during the last 25 years, drought in Southeast Africa, Australia, New Zealand, Southeast Asia, prolific growth of coral reef in the Pacific Ocean, increased incident of bubonic plague in the southwestern United States. देखो जब नॉर्मल ईयर होता है तो मान लो ये है आपका साउथ अमेरिका एंड ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जब नॉर्मल ईयर होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है आपका ऑस्ट्रेलिया रीजन में, और हाई प्रेशर डेवलप होता है, एक हाई प्रेशर आपका इधर डेवलप होता है कोस्ट ऑफ पेरू की तरफ। तो चूंकि विंड जो है वो किधर से किधर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
ठीक है? तो विंड क्या है, इधर बहती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वार्म वाटर जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, वेस्टवर्ड आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है। और फिर यहाँ पे वार्म वाटर आती हैं तो जो एयर गर्म होगी वो क्या होगी, राइज करेगी और इधर ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगा। और ये पेरू का कोस्ट है साउथ अमेरिका की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ से ऊपर आने लगती है, जो वार्म वाटर यहाँ से जा रही है उसको इनरिच करने के लिए। लेकिन ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर में होता है, लेकिन और ये जो सर्कुलेशन बन रहा है ये वॉकर सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब एल नीनो ईयर के होता है तो इसमें क्या होता है कि ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब जो एयर की डायरेक्शन है वो, ये जो एयर यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। और अब इधर तो हाई प्रेशर से लो की तरफ वीक ट्रेंड विंड चलता है, लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की तरफ एक स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट चलने लगती है, जो अब वार्म वाटर को लेके आएगी आपका। इधर वार्म वाटर आपका आएगा पेरू के कोस्ट पे, और इधर क्या आता है, ड्रॉट इधर पड़ने लगता है आपका ऑस्ट्रेलिया के साइड में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि साउथ ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ड्रॉट पड़ता है, सही है। इंसिडेंट ऑफ बुबोनिक प्लेग भी इससे किया गया है, और वार्मेस्ट विंटर इन द ईस्टर्न यूएस, ये भी सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रोलिफिक क्रोल ग्रोथ ऑफ कोरल, क्योंकि कोरल के रहने के लिए तो टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, लेकिन पैसिफिक ओशियन में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोलिफिक ग्रोथ वाला जो है वो गलत है, इसका होगा सी। नाउ, which one of the following important greenhouse gas is not considered to be largely change in its amount due to human activities? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं चेंज हुई है। तो देखो इसका आंसर होगा वाटर वेपर, क्योंकि जो वाटर वेपर है उस अ, वो अन्य और ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी वजह से इसका अमाउंट चेंज होता है, न कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से। नाउ ये सब साइंस जिसमें हमने मार्क किया है वो सब साइंस के क्वेश्चन है, वो हमको छोड़ना है, ठीक है। अभी हम केवल सिविल सर्विसेज की तरफ फोकस कर रहे हैं, जो उसमें क्वेश्चन आते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ई संजीवनी। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट प्रोवाइड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर टू द डोर स्टेप ऑफ पेशेंट। नहीं, देखो इसमें क्या है कि आप वर्चुअली किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। तो इसमें क्या है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं, आप डॉक्टर से आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह बना के उनसे कनेक्ट करिए, और मतलब ये टेलीमेडिसिन सर्विस है। दूसरा क्या है कि वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज फैसिलिटेटिंग डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, तो ये सही है, ठीक है, और ये पहले की स्कीम है, कोविड के समय में आई थी, 2022 की स्कीम है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू। प्रेसिडेंट हमको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेसिडेंट का पूरा करवाया है। तो प्रेसिडेंट किसको रिजाइन कर सकता है, आर्टिकल 61 के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ which of the following statement are correct? The fundamental duties are enlisted in part 4A of constitution। 44 amendment ने क्या ऐड किया था, वर्ड सेक्युलर टू प्रियम्बल, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहला तो इसमें सही है आपका कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपका पार्ट 4A में है, आर्टिकल कौन सा है, 51A है। एंड ये 42nd अमेंडमेंट है, कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो पहला इसमें आपका गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आर्टिकल 324 है आपका इलेक्शन कमीशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश। एफपीटीपी, डीपीएसपी, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री। डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से।
और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। Who among the following Supreme Court, which among the following Supreme Court judgment established the principle that basic structure of Constitution of India was unamendable? Golaknath versus State of Punjab, Keshwanand versus State of Kerala, Sankari Prasad versus Union of India, Sajjan Singh versus State of Rajasthan. तो पहले हम गोलकनाथ केस, और ये देखो कुछ एग्जाम में जो है इनका मिलाने के लिए भी आया है क्रोनोलॉजी, कौन सा केस कब आया था। गोलकनाथ केस कब आया था आपका 1961 में, ठीक है। ये आपका जो केस है ये 1961 में आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया था कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं होती है, कि पार्लियामेंट lacks द अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट। फिर उसके बाद आपका आया था 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें ये कहा गया था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ये प्रोवाइड करने के लिए कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने के लिए, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। नाउ गोलकनाथ हमको पता चल गया, शंकरी प्रसाद केस देख, और शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था। इसमें ये कहा गया कि देखो इस केस में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो लॉ आर्टिकल 13 में जो लॉ की बात की जा रही है उस लॉ का मतलब केवल ऑर्डिनरी लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। एंड पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकती है बाय इनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं ले सकती, शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकती है, ठीक है। अब बचा सज्जन सिंह वाला केस, और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट को भी क्या करने की, अमेंड करने की, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि किस जजमेंट में ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अनअमेंडेबल है, तो ये किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती। Who among the following was chairman of NCRWC? Not important. इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और ये पुराना भी हो गया, ठीक है। SR Bombay and the SR Bombay and other versus Union of India case relate to which one of the following issues? तो देखो SR Bombay केस में क्या कहा गया, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 356 है क्या, ठीक है। तो आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो क्या लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल। जब उसे ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि गवर्नमेंट जो स्टेट की है इट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आर्टिकल 300 और प्रेसिडेंट रूल के लिए क्या होना चाहिए आपका कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, और अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई है या उस पीरियड ऑफ 2 मंथ में लोकसभा डिजॉल्व होती है विदाउट द अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन, फिर अगर न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है तो उसके फर्स्ट सीटिंग से लेके 30 डेज तक ये सर्वाइव करता है। अब देखो इसमें सिंपल जान लो, इस केस में SR मुंबई केस में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट किसी भी आधार पे रूल नहीं लगा सकता है। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट रूल जो किसी स्टेट में लग रहा है वो उसमें क्या है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। और अगर प्रोक्लेमेशन को ये पाया जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रहती है, पावर रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो डिसमिस है उसको रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया? सो हाँ, हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे, है ना। तो पहला है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो इस
पूछ रहा है इसमें से कौन सा पोवर्टी गरीबी हटाओ योजना का पार्ट नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि आईआरडीपी क्या है। इसे लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 में, एंड ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1980 तक, फिर ये 1999 तक चला था। ठीक है, उसके बाद कुछ स्कीम्स आईआरडीपी और 5 अदर स्कीम को मिक्स कर दिया गया, एंड उनका नाम क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑब्जेक्टिव क्या था आईआरडीपी का, कि जो भी रूरल पीपुल हैं, जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको एक एक हेल्प करना कि वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी को हटाना, हंगर को हटाना और अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रूरल इंडिया से हटाना। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना। और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं आपके, रूरल पुअर होंगे, आर्टिजन होंगे, मार्जिनल फार्मर होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, जिनकी जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 11,000 रहनी चाहिए। नाउ, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये तो हमें पता चल गया आईआरडीपी के बारे में। अब देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो भी एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें पुअर की स्किल ट्रेनिंग करके, स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हमें क्या करना है, पुअर की हेल्प करना है। ठीक है, और इसने रिप्लेस किया आजीविका को। तो ये भी जो है, ये किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, और ये भी पुअर्टी एलिवेशन है। नाउ, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हम पहले देख लेते हैं। तो देखो, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उन फैमिली को जो कहाँ रह रही है, लिविंग बिलो द पुअर्टी लाइन। कितना, 20,000 रुपए। अलग अलग स्टेट का अलग हो सकता है। नाउ, अब एक बचा आपका आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। ये आपको पता होगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये क्या है, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिट ऑफ हबियस कर्पस। पहला क्या है, इट इज अ नॉट एप्लीकेबल पूछ रहा है। पहला, इट इज अ पावरफुल सेफगार्ड टू सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ द स्टेट। इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर द enforcement of fundamental right. The writ may be addressed to any person, private or official, who has another person in its custody. It secures the release of a person who has been imprisoned by a court of law on a criminal charge. देखो, इसमें पहला क्या है कि पावरफुल सेफगार्ड टू सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ द स्टेट, ये सही है। एंड इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी सही है। इट मे बी एड्रेस टू एनी पर्सन, प्राइवेट और ऑफिशियल, हु हैज अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी। तीसरा इसमें है कि इट मे बी एड्रेस टू एनी पर्सन, प्राइवेट और ऑफिशियल, हु हैज अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी, ये भी सही है। चौथा है कि इट सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन क्रिमिनल चार्ज, ये गलत है। ठीक है, इसमें रिलीज नहीं सिक्योर होता है। इसका आंसर हो जाएगा टी। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट वर फंडामेंटल ड्यूटीज introduced to Constitution, 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of Sword Singh Committee. Which one of the following is not a fundamental right under Constitution? Right to property, right against exploitation, right to constitutional remedy, and cultural and educational right. तो right to property पहले fundamental right था, फिर इसे किस आर्टिकल से हटाया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट से, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। एंड ये अब किस आर्टिकल में आता है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 308। नाउ, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये सब फंडामेंटल राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो देखो, 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्टेड कहा जाता है, और 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आ गया, तो इसे डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एज एन एग्रेरियन रेवोल्यूशन एम्ड एट रिवोल्यूशनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ।
तो ये किस पे था? फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पे। वन पंचायत या विलेज फॉरेस्ट काउंसिल आर यूनिक टू विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेट? एंड उत्तराखंड is the only state in India where one panchayat is implemented. ठीक है। नाउ पेगासस, पेगासस जो एक प्रकार का स्पाईवेयर है, ये न्यूज में था लगातार। नाउ रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज द वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रेड डील। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ RCEP। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, और इसमें इंडिया तो मेंबर है नहीं। ये यूपीएससी 2018 में भी यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें कौन है? चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। Among the following, which one has been accorded the status of UNESCO World Heritage Site recently? 2024 में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, और रिसेंटली मतलब कि ये 2022 में किसको मिला था, है ना? तो रिसेंटली मतलब 2021 कह लो या 2022 के फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो रामाप्पा टेम्पल नियर तेलंगाना, इसको मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। Now, the term polymerase chain reaction often mentioned in the news in context of, और ये अभी न्यूज में था कोविड के टाइम में, PCR रिएक्शन, है ना? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, नो। प्रोडक्शन ऑफ सेफ प्लास्टिक, नो। डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, नो। डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, ये एक मेथड होता है जिससे हम एक क्या बनाते हैं? मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA की। ठीक है। और इसका यूज किया गया था COVID-19 टेस्ट में, एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज का हो जाएगा। एंड एलन मस्क का रिलेशन है एप्पल से, गलत है। जेफ बेजोस हैं आपके अमेजन के, और टिम कुक जो हैं वो CEO हैं एप्पल के। ठीक है। टेस्ला का एवरीवन नोस, तो पहला और तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही है। और ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। लेकिन देखो, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? और ये है एल सेल्वाडोर। कभी अगर आ जाए, किस नेशनल पार्क को कंसीडर किया गया था सुटेबल साइट है फॉर इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीता इन इंडिया? तो कूनू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश वाला। और ये सब उस समय करंट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो 2021 में यूपीएससी में आया था कि अलियार, इदुकी, मेतूर और ये सब हैं क्या? ठीक है। ये वाटर रिजर्वायर के नाम है। The United Nations has recently warned that famine-like conditions have been created by climate changes in which one of the following countries? जिसमें जो है इथोपिया, मदागास्कर और साउथ सूडान है। तो हमने कहाँ तक के पेपर कर लिए हैं? जियो साइंटिस्ट में हमारा हो गया है 2022, 2023, 2024 एंड 2025। इसमें व्हाट आई वुड एडवाइस कि अगर आप सब भी ना देखो तो 2025 और 24 का पेपर जरूर देख के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एंड एनडीए का जो पेपर हुआ होगा यूपीएससी के बाद में, ठीक है, चूंकि 12th लेवल का पेपर होता है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सीडीएस का जो जीएस का पेपर है, सीडीएस 2024 वाला, एंड सीएपीएफ 2024, ठीक है। और अभी सीडीएस अप्रैल में होगा 2025 में, और एक यूपीएससी के तो हमको करने ही हैं कितने, लास्ट 10 ईयर के, विथ एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही इतने क्वेश्चन हमको करके जाने हैं, ये अश्योर करने के लिए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि देखो जियो साइंटिस्ट का इसलिए कर लेना है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, कि जो हमको ये चाहे विजन की पीटी हो चाहे इनसाइट्स हो, इधर नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन। और वैसे भी द हिंदू बिना पढ़े आपके क्वेश्चन नहीं सही होंगे। वो कोई भी सोर्सेस किसी भी कोचिंग का वो इसलिए होता है ताकि वो एक आपको, अगर आपका कुछ छूटा हो इसके लिए वो हेल्प कर रहे हैं, ना कि वो पूरे सोर्स कवरेज के लिए हेल्प कर रहे हैं। बाकी आप टेस्ट सीरीज
कोई भी एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम आ रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी करते रहिए। उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं जो बिल्कुल इफेक्टिव प्राइस में है, जो 5K में है और आपकी ये वैलिड रहेगी ईयर लॉन्ग तक। या आप कोई दूसरी कर सकते हैं जिसमें आपको इसी पैटर्न के हमने क्वेश्चन सीडीएस वगैरह के डाल रखे हैं और यूपीएससी के पीवाईक्यू के साथ आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वोटिंग के आधार पे हम लोग करेंगे सीडीएस सेकेंड 2024 का पेपर, ठीक है। एंड अगर कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। यूपीएससी प्रीलिम्स की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है जिसमें 100 पेपर हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिससे 2022 में पूरे 62 क्वेश्चंस आए, 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरे 57 क्वेश्चंस आए एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 67 क्वेश्चंस आए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स फेल हुआ तो साल खराब होगा। इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करो नज 100। पूरे 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको और बहुत ही सुपीरियर फाइन टच एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।